Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing financial disclosure practices in Pakistan in our subject decentralization and governance. हमने बहुत बात की डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस पे। आज हम उसकी कुछ फैक्चुअल फिगर्स बात करते हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान। हमने लास्टली डिस्कस किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कि जहाँ पे आपकी फेयर अकाउंटेबिलिटी होती है, आपकी फेयर वर्किंग होती है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करते हैं, यानी बहुत अच्छा मतलब उन चीज़ों को लेके चलते हैं। हम उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं कि गुड गवर्नेंस good corporate governance is fundamentally based on four principles which are transparency, accountability, fairness and responsibility. यही चीज़ें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किए थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अचीव की जा सकती है आपकी फेयर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्शन से, फेयर अकाउंटेबिलिटी से, फेयरनेस ऑफ ऑपरेशन से एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कि उस चीज़ों को लेके आप कैसे चल रहे होते हैं। The company must clearly state and appropriately disclose their financial transaction in annual reports. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और ये है कि अगर आप फिजिकली उसको देख रहे हैं, अगर आप फिजिकल मैटर्स को देख रहे हैं, तो आपको अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से चीज़ों को हाइड नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर अपनी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देना चाहिए, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? आपकी बैलेंस शीट हो गई, आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई, और किसी हद तक आपकी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हो गई, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपका एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो डिफाइन करती है कि आपके एसेट्स कितने स्ट्रॉन्गर हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ आपकी शॉर्ट टर्म कितनी है, लॉन्ग टर्म कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कितना स्मूथ है, नहीं है, आपकी रेवेन्यूज़ क्या हैं, आपकी अर्निंग्स क्या हैं, आपका जो पेड अप कैपिटल क्या है, आपका डिविडेंड देने का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या हैं, आपके पास शेयर होल्डर्स कितने हैं, आपके स्टेक होल्डर्स कितने हैं, और आपकी ये सारी चीज़ें ये आपकी सब एनुअल रिपोर्ट्स में आती हैं, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। हम अब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान करते हैं, मतलब हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कैसे फॉलो होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर ज़रूरी था कि फर्म्स को रजिस्टर किया जाए और ये सारा किया जाए। तो यहाँ पे SECB के अंदर हम अपनी फर्म्स को रजिस्टर करते हैं। SECB कहलाता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, और इसका जो एक्ट था फिर चेंजेस इसमें आती गई, रिफॉर्म्स भी आती रही, और फिर ये चलता रहा पहले 97 में, फिर 2002 में। तो SECB जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन मार्च 2002 issued the first code of corporate governance for listed company as a part of the stock exchange regulations using power under section 34(4) of the Securities Exchange Commission of the Ordinance 1967. SECP ने बाउंड किया फर्म्स को कि जी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें और उनको साथ साथ लेकर चलें। SECP के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऑर्डिनेंस 1969 ऑफ SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आती हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हैं। इन 2002 एक मेजर रिफॉर्म आया गया। उन्होंने कहा जी SECP के अंडर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को भी लाएंगे, और जो फर्म्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रॉपर्ली कर रही होंगी उनको आप उसको जो है SECP के अंडर रजिस्टर करेंगे, और जिनके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है उनको करेंगे या उनसे कहेंगे चेंजेस लाएं और उसको भी लेकर। In December 2004 Pakistan Institute of Corporate Governance was established. इसी पैरामीटर के अंदर इन्होंने फिर जो करते रहे, इसी को मजीद एनहांस करते रहे। तो उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने सोचा कि देयर वाज द नीड ऑफ टाइम कि जी हम डेवलप करें एक ऐसा डिपार्टमेंट जो इसको प्रॉपरली रीशेप करे, चीज़ें डिफाइन करे और उनको लेके चले और चेक एंड बैलेंस करें रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट। तो उन्होंने फिर PIDC पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ PICG जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज एस्टेब्लिश किया दिसंबर 2004 में। इसी इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2012 में एक रिवाइज्ड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जो फॉर लिस्टेड कंपनीज बाय SECP कि जो भी कंपनीज SECP के अंदर फॉल कर रही हैं they are bound to follow that code of corporate governance which was made in April 2012 by PIGC Pakistan Institute of Corporate Governance। इसके अंदर में हमने तीन चीज़ें मेजरली डिस्कस की हैं, डिस्क्राइब की हैं, जिसमें से सबसे पहले था कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 कि कंपनीज जो हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, किस तरह से होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो सिंगल ओनर है, पार्टनरशिप कंसर्न है तो वो पार्टनर्स हैं,
अकॉर्डिंग टू द शेयर, और ये अप टू 10 होते हैं। फिर उसके बाद आपकी पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें प्राइवेट के लिमिटेड कंपनीज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनकी मतलब एक ही फैमिली से होते हैं, या जॉइंट म्यूचुअल कंसर्न्स वाले होते हैं, या फिर जो आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं जो अर्न बाय गवर्नमेंट होती हैं, और उसके स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आम बंदा भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय भी जो है वो उसका शेयर होल्डर हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर उसका एम्प्लॉय शेयर होल्डर नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसके अंदर जब हम पीएजीसी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया उसके अंदर तीन चीज़ें की कि पहले तो आप करेंगे कंपनी ऑर्डिनेंस के थ्रू, आप कंपनी को रजिस्टर करेंगे। कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर जितनी चीज़ें आई हैं उनको चेक एंड बैलेंस करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। आपको जो है उसके लिए सीईओ चाहिए, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, आप फैसले करेंगे एजीएम कब कब करेंगे, एजीएम कैसे कंडक्ट होगी, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन होगा, आपके ऑडिटर्स कौन होंगे, और ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड होंगी। फिर ये होगा कि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस को के अंडर रजिस्टर होगी, उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे, आप उनके फॉर्म परफॉर्मर्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उनकी रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और आप बाउंड होंगे उनकी पॉलिसीज़ को अपने मुताबिक जो है शेप अप करने पे और उनके लॉज और लेजिस्लेचर को फॉलो करने के। फिर उसके बाद ये कहेंगे कि जब एक कंपनी रजिस्टर होगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी रजिस्टर होगी, फिर बात आई कि कंपनी को रेगुलेशंस जो हैं उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कैसे इंडक्ट की जाए। उसके लिए फिर पीआईजीसी जो फॉलो हुआ था, पीआईजीसी ने जो एक अप्रैल 2012 में जो आपको एक जो है एक मैनुअल था जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, फिर वो दिया था, और फिर उसके मुताबिक कंपनियों को कहा गया कि आप इसको जो है अप्लाई करें और अपने आप को रीशेप करें। नई आने वाली कंपनियों के लिए तो मस्ट था कि इसका मॉडल प्रेजेंट करें, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उन्हें भी कहा गया कि इस मॉडल को आप वर्कआउट करें और इसको अपने हिसाब से जो इस मॉडल को लेके आप चेंजेस लाएं और अपने उसको चेंज करें। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है? द एक्ट ऑफ रिलीजिंग ऑल द relevant information pertaining to a company that may influence an investment decision. In order to be listed on the major stock exchange, companies must follow all the Securities and Exchange Commission's disclosure requirements and regulation. ये वही बात की मैंने आपसे कि जब हम एक कंपनी का की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, या हम एक कंपनी का हम एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, या जो भी लिस्टेड कंपनी होती है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो अपनी एनुअल रिपोर्ट शेयर करती हैं। उस एनुअल रिपोर्ट को शेयर करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर उनकी जो है सारी इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे होते हैं, जो कर चुके होते हैं वो आ रही होती हैं, वो जो डिविडेंड दे रहे होते हैं वो आ रहा होता है, उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आ रहे होते हैं, फिर मेजरली उनकी फाइनेंशियल्स आ रहे होते हैं, जो कि आपको अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि यार इस कंपनी के अंदर जाना है, इसकी फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग है, ये कंपनी जो है आगे चल के बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, और ये कंपनी जो है इसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो हम इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो वो जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, अब आपकी बैलेंस शीट होती है बेसिकली। बैलेंस शीट आपकी रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट साइड पे एसेट्स और राइट साइड पे आपके लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी को। तो उसके अंदर हम देखते हैं एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी रेशियो से हम कंपनी की वर्थ निकाल सकते हैं। लाइबिलिटी रेशियो है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, आपकी उसका लाइबिलिटी का पेड टर्नओवर क्या है, आपके रेवेन्यूज का टर्नओवर क्या है, और आपके पास जो आपके फंड फ्लो की स्टेटमेंट है वो आपकी बताएगी कि आपकी कंपनी के अंदर लिक्विड कैश की क्या अवेलेबिलिटी है। लिक्विड कैश क्या होता है? कैश और कैश इक्विवेलेंट को हम लिक्विड कैश कहते हैं, जो कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को हम जो है वो लिक्विड कैश कंसीडर करते हैं। तो ये इसमें ये सारी चीज़ें आपकी जो है आपके एसेट की स्ट्रेंथ को शो करती हैं कि आपकी कंपनी में कितनी जान है। और हाँ, अगर समटाइम्स ये होता है कि कंपनी का एसेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आ रहा होता है लाइबिलिटी से, लेकिन उनका टर्नओवर और बाकी रेशियोज अच्छी होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो बहुत स्मूथ ऑपरेशंस में है, उसके पास इतने फंड्स हैं और इतना सब कुछ है कि वो अपनी जो है लाइबिलिटीज़ को पेड अप भी कर रही है और अपने आप को स्टेबलाइज भी कर रही है, स्ट्रेंथन नहीं कर रही। जब आप और उस हो भी और ये भी उसमें चांसेस हैं कि वो ये भी रिव्यू ओवरव्यू दे रहे हो कि जी हमारे पास जो एसेट में हमारे पास इतना नहीं है, हमारा जो फ्लो था, फंड्स का फ्लो था, जो जो ट्रांजेक्शन थी, उससे हम फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसकी वजह से हमारे एसेट स्ट्रॉन्गर होंगे फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में आती हैं चीज़ें
कि जब आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की हम बात करते हैं कि उसके अंदर आपके सारे मेजर डिसीजंस आएंगे, इन्वेस्टमेंट के, आपके फाइनेंशियल्स आएंगे, आपके स्टॉक एक्सचेंज के, आपकी सिक्योरिटीज आएंगी, आप SEPCP की जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए आपने लिस्ट किया, आपने लोगों को डिविडेंड क्या दिया, आपकी AGM पे क्या हुआ, आप नया बोर्ड कैसे बनाते हैं, आप डिविडेंड कैसे देते हैं, आप जो है डिवेंचर्स बॉन्ड्स इशू कैसे करते हैं, आपकी बाकी पॉलिसीज क्या हैं, और आपके फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स क्या हैं। Financial reports are the documents and records you put together to track and review how much money your business is making and how much profit you are getting in and how much you lose your account। तो वही बात मैंने आपसे की कि फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है उसका जो मेजर उसमें एस्पेक्ट है उसमें यही कहते हैं कि वो ये बताते हैं कि आपकी फर्म ने क्या कमाया, क्या बेचा, क्या नुकसान किया, आपके कैसे एसेट स्ट्रॉन्ग कितने किए, आपने कोई एसेट ऐसा तो नहीं किया लिक्विडेट किया हो, और आप क्यों किया हो, अगर लिक्विडेट किया है तो क्या पर्पस था, कहीं उसका पर्पस बैड आपके सर्कुलर डेट तो नहीं था या बैड डेट्स तो नहीं थे, या कहीं या फिर आपने उसे लिक्विडेट किया फॉर फर्दर एक्सपेंशन। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आती हैं, जिसके अंदर आपके पास जो आपकी सारी चीज़ें, आपकी A to Z ट्रांजैक्शंस की जो समरी है उसका वो ओवरव्यू दे रही होती है। What make companies to disclose their financial transaction? क्या कि आपकी क्या चीज़ें हैं जो कंपनी को क्यों अपनी फाइनेंशियल जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। कंपनी यूज टू इनिशिएट डिस्क्लोजर पर्पस फॉर टू कंडीशन। वो दो पर्पस हैं जिसकी वजह से उनको ये अपनी कंडीशंस जो हैं जो अपने आप को जो उनको जो है डिस्क्लोजर वो करना पड़ता है। एक ये है कंपनी आर फोर्स्ड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कि वो उन पे एक बाइंडिंग होती है कि हर साल अपनी जो है वो रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट है वो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करनी होती है, तो वो रिपोर्ट उन पे बाइंडिंग होती है बाय लॉ के जी उन्होंने ये बनानी है। दूसरा ये होता है कि व्हेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डिस्क्लोजर आर लेस देन द परसीव्ड बेनिफिट एंड पेनल्टीज बाय रेगुलेटर्स। उसमें ये है कि आपने जो है टैक्स पर्पस है या आपके अगले इन्वेस्टमेंट पर्पसेस हैं कि आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है या अपने आप के टैक्स को आपने रेगुलेट करना है, रादर हम उसको अभियान की बात करें तो वहाँ पर ये होता है कि वो उसमें आपको होता है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको टैक्स जो है वो आपने भरना होता है, आप नहीं करेंगे, आप ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो वो अपनी तरफ से असेसमेंट करके आपको भेज देंगे। हो सकता है वो रेगुलर टैक्स से डबल हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, या उसके बाद बैन हो। तो इसलिए ये भी ज़रूरी होता है कि आपको अपने पेनल्टीज और आपको टैक्स रेगुलेटर से बचने के लिए भी आपको अपने डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। Advantages of financial disclosure क्या है जी। Regulatory compliance है। When a business is coming with the performance data and out disclosure of its transaction, in and out disclosure of its transaction, it creates better and tighter relationship with the regulatory authorities. Regular compliances go a long way towards preventing significant operating losses and fines and temporary suspension and penalties। जब आप रेगुलर कंप्लाइंस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको पता है कि जी ये हमारे जो है वो रेगुलर टैक्स पेयर हैं, ये हमारे रेगुलर कंप्लाइंस पर्सन है, तो उनका फोकस और उनका आपकी तरफ एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और वो ये है कि आपके कोई सस्पेंशन नहीं है, कहीं आप कोई चीज़ लैग बिहाइंड कर रहे हो तो वो आपको गाइड करेंगे, रादर आप पे कोई पेनल्टीज डालें या सस्पेंड करें, सॉरी टेम्पररी सस्पेंशन करें। इम्प्रूव कॉर्पोरेट रेपुटेशन इसका दूसरा एडवांटेज है कि when companies may rely on financial and accounting software to reveal to public company ins and out, fair practice followed in the preparation of balance sheet, cash flow statement, and profit and loss account increases trust to shareholders of company. Firm with the straightforward, clean reporting process often enjoy a good reputation in the market, which usually translate into increased market share and customer loyalty। हमने यही बात अभी पहले की कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक मेजर जो मतलब मेन पिलर है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये फर्म से बाइंडिंग होती है कि फर्म जब भी अपने फाइनेंशियल बनाए तो वो इन ट्रू सेंस बनाए, ताकि उसका जो है वो फॉर्ज फिगर्स ना हो, उसकी अगर कहीं चेक एंड बैलेंस हो जाए तो वो चीज़ों को जस्टिफाई करें। जब अब वो जो भी फर्म इसको फॉलो करती है प्रैक्टिस को, जो ट्रू पिक्चर्स देती है और फाइनेंशियल अपने रेगुलर दे रही होती है विद द कॉन्फिडेंस, तो उसकी मार्केट वर्थ और रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि ये फर्म अच्छी है, ये जो भी बात है हम सच डिस्क्लोजर करती है, इसकी कोई फॉर्ज और फेक फिगर नहीं होती। वो जो इनके फाइनेंशियल्स हैं प्लस में है, माइनस में है, बैन बैन है, वो सब चीज़ें जो है बैन बैन का मतलब ये है कि आपके लोग प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज होती है,
तो वो भी आप डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, तो उनका जो है ना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है विद द गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, फाइनेंशियल्स की जो एक्चुअल डिस्क्लोजर है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उनका ट्रस्ट रीगेन कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों से मांग सकते हैं, और अपने शेयर होल्डर्स को आप इन गुड इंटरेस्ट उन्हें बता सकते हैं, और आपकी जो भी आपसे रिलेटेड हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके साथ इन्वेस्टर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, उनके लिए ये अच्छा होता है कि उनको पता हो कि जी अगर हम इस फर्म से काम कर रहे हैं और हम इनके साथ क्रेडिट पे भी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और ये हमसे क्रेडिट बाइंग कर रहे हैं, तो इनकी फाइनेंशियल वर्थ इतनी है कि हमें पे बैक कर देंगे। तो ये जो है आपकी कॉर्पोरेट रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करें। Financial transparency अगला इसका main advantage. The goal is here to ensure back-to-back financial transparency. In this term, means the transparency of one financial transaction validate transparency of subsequent one. Meaning, auditing experts want to set appropriate procedure from transaction record and entry verification to financial reporting. Increased financial transparency eases the disclosure of performance data in the accounting statement. ये वही बात उसने की कि जब आप अकाउंट अपनी जो भी रेगुलर रिपोर्टिंग एनुअल रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो वो इन द फेयर वे बनानी चाहिए, इन गुड फेथ बनानी चाहिए, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे फॉर्ज या फेक नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, उसको जस्ट उसको इतना क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें। ऐसा ना हो कि आप जस्टिफाई ना कर पाएँ और वो नल एंड वाइड हो जाए और फिर आपको रेगुलेटर्स जो हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आपको पेनल्टी और फाइन इम्पोज कर दें। तो इसका एक और ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वो ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के अंडर वो चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आपकी डिस्क्लोज हो रही हैं। चौथा है कि आप इंक्रीज इन्वेस्टर इंटरेस्ट। जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमें ये होता है कि जब आप फेयर अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं और फेयरनेस ऑफ वो दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, और आप एक्चुअल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कर रहे हैं, आपकी जो है फाइनेंशियल एसेट्स, आपके आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप क्लियरली स्टेट कर रहे हैं, आपने जो डिविडेंड दिए हैं और जो सारा किया है वो हर साल रेगुलर आप दे रहे हैं, आपकी मार्केट में गुड नेम है और आपकी वेल रिप्यूटेड कंपनी है, तो लोग आपका शेयर आपके साथ इन्वेस्ट करने पे आपकी फर्म में हर वक्त हाजिर होंगे। जैसे ही आपको ऑफर करेंगे, आपके शेयर्स आपके जो हैं डिविडेंड्स वो बाय हो जाएंगे। तो ये जो है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रिगेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम फेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं उसको हम डिस्क्लोज करें। फ्यू डिसएडवांटेज भी हैं इसके कि आप के जो कोई हर चीज़ है उसके कोई ना कोई डीमेरिट्स भी होते हैं, भले कम हो ज़्यादा हो वो हो नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ बिल्कुल नकारा नहीं हो सकती। तो हमें ये वैल्यूट करना होता है कि हम अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें और जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम कोशिश करें कि उसको मिनिमाइज़ करें। तो इसमें एक पहला डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं, a supplier or lender with no information about the credit worthiness of a client because of faulty disclosure will probably take his business to other well-known corporate entities. In short, lack of disclosure means the lack of any information about the future potential of the company. This can result in backing off of investment. मैंने वही बात जो भी आपको की कि अगर आप फॉल्स और फोर्ज स्टेटमेंट्स बना लेते हैं या आर्टिफिशियल डिस्क्लोजर करते हैं अपने प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के अंदर आप अपने एसेट्स की जो है वर्थ उसकी एक्चुअल वर्थ से कहीं ज़्यादा मैनिपुलेट करके लिखते हैं, तो अगर वो चीज़ हाईलाइट हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप का एक तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, आपका नाम ख़राब हो सकता है, इन्वेस्टर्स आपसे भाग जाएंगे, नहीं तो आपके साथ जो स्टेक होल्डर्स जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, इवन आपके सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो सब भाग जाएंगे। वो कहेंगे ये तो सारा 2 नंबर है, हम इन्हें अगर उधार भी दें और हम इनको ऑन अकाउंट भी चीज़ दें तो हमें कोई श्योरिटी नहीं है, जिनके पास ओरिजिनल फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं किए, पता नहीं फर्म में इतनी है या नहीं है। तो ये वो है उसमें आ रहा होता है। And it causes bad name to company in financial market भी है, और second in secondary financial market they lose share buyers confidence. It is the lack of proper disclosure of laws that have caused mishaps in Mohib textile case. कुछ टेक्सटाइल का केस हुआ, उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, लोगों ने उनके शेयर्स बाय किए, फर्म में जान नहीं थी, फर्म पे सर्कुलर डेट बहुत था, सबकी इन्वेस्टमेंट डूब गई और वो यूनिट भी क्लोज हो गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी, शेयर होल्डर्स की वो। हु इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट में कौन होता है? मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के ऑडिटर्स होते हैं और फिर रेगुलेटर्स होते हैं जो टैक्स जो उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड क्या है जी? अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स, fraudulent financial statement of account for approximately 10% of incidents considering white collar crime and asset misappropriation or corruption tends to occur by hiding transactions। कि जी एक एसोसिएशन है जो कि फ्रॉडुलेंट डिस्क्लोजर्स को एग्जामिन करती है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में बताया है। उस एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स। ये कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में 10% लोग जो हैं वही एविडेंस करते हैं, इसे हम वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। और एसेट मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो करप्शन के ज़मरे में आती है कि आप जो है हाइड कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस को। फ्रॉड जो है अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपर्ट्स, ये कहते हैं कि डिसेप्शन फ्रॉड कहता है कि डिसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन दैट एन इंडिविजुअल और एंटिटी मेक्स नोइंग दैट the misinterpretation could result in some unauthorized benefit to individual or the entity or some party। कि जब आप जानते बूझते हुए लोगों को डिसीव करते हैं तो ये चीज़ फ्रॉड के ज़िम्मे में आती है कि आपको पता होता है कि ये है, इसका ये नुकसान है, इसका ये टर्नओवर है, लेकिन आप उसे मैनिपुलेट करते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं, तो ये चीज़ फ्रॉड के ज़मरे में आती है। 5 बेसिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड एग्जिस्ट। ये कौन कौन सी होती हैं? फिक्टिशियस सेल्स, कि आप अपनी फिक्टिशियस सेल फिगर डाल देते हैं, एक्चुअली आपने 1000 यूनिट बेचा होता है, आप 10 लाख यूनिट दिखा रहे होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स में और उस हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। फिर आपके जो एक्सपेंस होते हैं उनको आप बढ़ा देते हैं। उसको बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप फोर्स एक्सपेंसेस डाल के आप उसको बढ़ा देते हैं कि ज़ाहिर बात है जब एक्सपेंस ज़्यादा होंगे आपका प्रॉफिट कम होगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स कम देने पड़ेंगे। तो ये कि बहुत कॉमन माल प्रैक्टिस है कि जी आप अपने एक्सपेंसेस को जो है ना फेक एक्सपेंसेस डाल के ना अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपकी जो इनकम है वो कम हो जाए। इनकम कम होगी तो उसमें टैक्स भी कम लगेगा। तो इनकरेक्ट एसेट वैल्यूएशन एक और है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें भी ये होता है कि आपका जो है जब आपने कोई क्रेडिट लेना होता है तो उसके अगेंस्ट आप अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को आप रहन रखवाते हैं। तो वहाँ ये करते हैं लोग, वो मैल प्रैक्टिस ये करते हैं कि आपके जो एवेल्यूएटर्स हैं आप उनके साथ जो है अपनी करके मिस इंटरप्रेट करके या और सारी चीज़ें करके माल प्रैक्टिसेस फॉल्स प्रैक्टिसेस करके आप अपने एसेट की एवेल्यूएशन जो है वो फोर्ज करवा लेते हैं। जैसे कि एक एसेट है उसकी एवेल्यूएशन 1 लाख रुपए बनती है, आप उसकी 5 लाख या 10 लाख अमाउंट ले लें, तो ये होता है कि आपको आपकी जो बैंक से टर्म होगी वो ये कहेंगे कि हम आपको आपके एसेट के अगेंस्ट 60%, 50%, 70% लैंडिंग कर देंगे। अब एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, अगर वो 70% लैंडिंग करते हैं तो 70,000 हो गई। तो अगर आप उसकी फोर्ज वैल्यू देंगे 10 लाख, तो वो उस पर ये होगा कि एसेट आपका 1 लाख था, बैंक से आपकी 65-70% की लेंडिंग थी, तो उस 10 लाख के ऊपर आपको जो है 7 लाख रुपए मिल गया। आपने फ्रॉड कर दिया, अब बैंक जब उसको बेचेगा बैंक को मिलता है लाख रुपए। तो ये फिक्टिशियस ओवर, ये इनकरेक्ट एसेट वैल्यूएशन होती है। फिर दूसरी चीज़ जो एक कॉमन इसमें मिस्टेक होती है, ये कॉमन फ्रॉड किया जाता है, जो एक माल प्रैक्टिस देखने को मिली है कि लोग अपनी लाइबिलिटीज़ को छुपा देते हैं ताकि उनका एसेट की साइड जो है वो स्ट्रॉन्गर नजर आए और वो ना आए और लोग ये समझे कि फर्म के अंदर जान है, उनके एसेट स्ट्रॉन्गर हैं लाइबिलिटीज से, तो और वो फिर जो है इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आती हैं। एक अनसुटेबल डिस्क्लोजर्स है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फ्रॉड रूट कॉजेज क्या होते हैं? कॉर्पोरेशन, बिग कॉर्पोरेशन के अंदर रूट क्या हो सकता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ प्लस लैक ऑफ बिजनेस फॉर कंपनीज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रॉड। वो फाइनेंशियल फ्रॉड तब करते हैं कि जब आपके शेयर होल्डर्स ज़्यादा हों और लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। उनका पर्पज़ ये होता है कि जिस फर्म को बनाया इसलिए कि हम जी ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट कराया, बैंक से लोन लिया, या स्टॉक आपने मैनिपुलेटेड अपनी फाइनेंशियल्स बनाए, लोगों को इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, खाया पिया और भाग गए। ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स है, इसमें आपने सुनी भी होंगी कि जी उसको वो फर्म कंपनी फ्रॉड करके भाग गई, ये करके वो सारी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेड फ्लैग्स की एक टर्म है, वो क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेड फ्लैग प्रोवाइड अ जनरल ओवरव्यू दैट वार्निंग साइंस इन्वेस्टर्स शुड टेक नोटिस ऑफ के अकाउंटिंग एनालॉजीज अनयूजुअल रैपिड ग्रोथ या रैपिड फाइनेंशियल एक्शंस बाय सीनियर मैनेजमेंट। जब किसी की हम फाइनेंशियल्स को स्टेटमेंट्स को हम जब बना रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं तो उसके जो एनालिस्ट हैं वो कुछ जगह को हाईलाइट कर देते हैं, उसको रेड फ्लैग्स कहते हैं, यानी उसको अलार्म कर देते हैं जो भी इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है।
तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको देखे कि ये नोशंस क्यों लगी हैं। उसका पर्पस ये होता है कि अकाउंटिंग एनालॉजीज के अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज़ हिडन है या मिस इंटरप्रिटेशन है वो आ जाती है कि अगर एक कंपनी ने पिछले साल ग्रो किया 5%, इस साल 70% कर दिया, तो ये अनयूजुअल रैपिड ग्रोथ है। इट मीन्स कि ये रियल भी हो सकती है, फिक्टिशियस भी हो सकती है। रियल के चांसेस कम है, फिक्टिशियस के ज़्यादा, तो इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। रैपिड फाइनेंशियल एक्शंस बाय द सीनियर मैनेजर्स। और फिर ये देखना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी मैनेजमेंट ने पिछले साल में क्या डिसीजंस लिए हैं, रैपिड डिसीजन लिए हैं, मास डिसीजन लिए हैं, या रेगुलर स्मूथ ऑपरेशंस पे चलती रही है। A rapid and significant rise in the number of days of sales are receivable. In addition to growing inventories, the company maintain consistent gross profit margins with while its industry is facing crisis. ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंडस्ट्री जो है वो सेगमेंट जो है वो क्राइसिस में हो, लेकिन आपकी जो है वो अर्निंग डबल ट्रिपल हो रही हो सकता है आपके पास आपका कोई कंपेटिटिव एज हो, बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर एक सेगमेंट डाउन है, एक सेगमेंट बूस्ट करा, तो वहाँ पे कोई ना कोई जगलरी चल रही होती है, सच एज growing revenues without a corresponding growth in cash flows. Instances of financial frauds in Pakistan. क्या है जी? PTCL प्राइवेटाइजेशन स्कैंडल 2005, जब PTCL की प्राइवेटाइजेशन हुई, वहाँ के एम्प्लॉयज को गोल्डन शेक हैंड को रिमूव किया, वहाँ पर भी एक कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट एंट्रीज हुई। PTCL privatization took place in June 18, 2005 when 26% of shares were sold to Etisalat at rupees 117 per share. The deal was closed at $2.6 billion, including UFO and ParkNet. Moreover, pricing decisions were made through old record instead of determining the current market value. September 2003 when Etisalat had refused to pay. सॉरी। तो ये हुआ था कि एतिसलात के साथ ये हुआ था, उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए किया था, करंट सिनेरियोस को बेस नहीं किया। एतिसलात ने जब ये देखा, उनको इसमें मिसकंसेप्शन फ्रॉड नजर आया, तो उन्होंने उसकी पेमेंट जो है वो रोक ली है, और अभी तक उसकी पेमेंट जो है वो एम्बिगिटी में चल रही है। द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द क्रेसेंट, दूसरा केस है क्रेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंक का, 2007 का ये बता रहा है। The entire board of directors and CEO of Crescent Investment Bank were legally stopped from running to their office on evidence of suspected fraud and irregular account book. External auditors had predicted a missing amount over 6 billion, apart from illegal maintenance of parallel accounts, concealment of bank assets, unauthorized massive funding, group of company, unlawful investment in real estate and stock market. तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी सहूलियात के लिए बैंकों को बना लेते हैं और रेगुलेट करा के उनसे लोनिंग और वो सारा करा के वो कर देते हैं, और वो फिर अपने बुक्स मेंटेन नहीं करते। एक तो ये सिनेरियो। फिर ये होता है कि जो स्टाफ होता है वो भी इल प्रैक्टिस करता है। सुना होगा आपने कि बैंक मैनेजर ने फ्रॉड किया इतने करोड़ रुपए का और वो लेके भाग गया। द थिंग इज दैट कि वो ये करते हैं कि आपके अमाउंट को एक पैरेलल अकाउंट्स में शिफ्ट करके वो दिखा रहे होते हैं रिपोर्ट्स में, लेकिन जब आप उसकी एक्चुअल रिपोर्ट्स में जाते हैं तो पता चलता है वो आपके पैसे किसी और अकाउंट में जा रहे होते हैं और वो वहां से गायब हो जाते हैं। फील्ड स्टडी ठीक कहता है, ऐसी एक उसने ओवरव्यू दी है कि फर्टिलाइजर की दो हैं, टेक्सटाइल की मेन है, ट्रांसपोर्ट एक है, बैंक ग्रीन और शुगर मिल तीन। उनको स्टडी किया, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिस्क्लोजर्स हैं, इसको आप देखें, ये तो आपको नज़र आ जाएंगी चीज़ें काफ़ी सारी। डायरेक्टर रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स आ रहा है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग पर्पज आप फॉलो कर रहे हैं, 13% लोग कर रहे हैं, 13 ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, 86% प्रॉपर बुक्स मेंटेन है नहीं है, ये उनकी एक रिपोर्ट बनी है। फर्स्ट क्वार्टर रिप्रेजेंट द कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, सेकंड क्वार्टर कवराइज द नॉन कंप्लायंस। ये स्टडीज हैं, अब इसकी अगर हम पढ़ें कि कुछ है इसके लिए आपके लिए है, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन ईमेल भी करूंगा, आप इसको डिटेल स्टडी करें, केस स्टडीज की भी आपको मिल जाएंगी, जिसमें 2013 से ये है बिफोर इम्तियाज द कमिश्नर ऑफ एसईसी गुलाम हैदर चीफ एग्जीक्यूटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनफोर्समेंट एसईसीपी। इन्होंने कहा कि द पेनल्टी वाज राइटली इम्पोज्ड ऑन द रिस्पोंडेंट under section this of the company ordinance, which provides the whoever makes a statement which is false and incorrect in material particular in the balance sheet and profit and loss account shall be punishable with fine। ये उसका ऑर्डर था। ये उन्होंने फिर उस्मान टेक्सटाइल का एक मैटर था, फिर जजमेंट इस पर आई। It is also be clarified that the filing a quarterly account is mandatory provision of the ordinance. Therefore, it will be concluded that the director, along with the chief executive director, deliberately committed a default in preparation of circulation of account. 1 lakh fine is being imposed on all directors of the company for further fine 1,000 per day in case of default. Conclusion ये है the investors are more interested in objective that company has achieved. If not, then what was the reason behind it? There may be cases of overdue honesty of the company, bankruptcy was the fate. For example, Enron scandal
the result oriented information based companies are likely to brace the confidence of the director. बात ये होती है कि जब भी फ्रॉड या कोई कमिट होता है उसके बैक एंड पे कोई ना कोई मोटिव होता है, मोटिव यही होता है मैल प्रैक्टिस का कि उनका मोटिव यही होता है कि हमने जो है खाना पीना है और भाग जाना है, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। जेन्युइन केसेस भी होते हैं कि आप काम कर रहे हैं, आपके जो है स्लंप आ गया जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन हो गए, आपके सर्कुलर डेट्स हो गए और कंपनी डिफॉल्ट हुई, रेगुलर जेन्युइन केसेस भी हैं लेकिन मोस्टली जेन्युइन केसेस कम होते हैं। The regulatory authorities have provided a guideline for disclosure of requirement of listed companies, and nevertheless, administration over such requirement is feeble. Administration of corporate business should be strong to tackle the malpractices with the iron hand. Penalties for non-compliance should be increased because in many cases when penalties are less and estimated profit companies prefer go penalties. These practices must be tackled by increasing penalties. यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें सामने हैं उनको ऐसी पेनल्टीज लगाएं कि वो इबरत का निशान बन जाए और बाकी लोग भी सोचें कि यार अगर हम ये कॉर्पोरेट फ्रॉड और ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम हमारी जो गर्दन जो है वो बहुत ज़ोर से दबोच। दिस वाज द समराइज ओवरव्यू कि जी एससीसीपी क्या कर रही है और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पाकिस्तान क्या था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब इवॉल्व हुई इस सेगमेंट में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में उसका क्या रोल है। तो होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद भी आगे डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। थैंक यू वेरी मच।